नित्य समय की जो पहल है, सीधी बात नित्य समय के साथ, आज हमारे साथ ही बहुत ही खास मेहमान है। मैं बता देता हूं, हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व सीएम गोवा के दिगंबर कामत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, कोविड के बाद शायद हम पहली बार बात कर रहे हैं, कोविड से हम धीरे धीरे उबर रहे हैं, अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। कोविड के समय पे गोवा ने किन चीजों को फेस किया है? सर, जब कोविड का पहला वेव चालू हुआ था जी, उस टाइम पे समाज के कमज़ोर वर्ग जो था, समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन था, उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। उस टाइम पे भी सरकार ने जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था उस तरह से हैंडल नहीं किया। सबसे पहली बात हम बोल रहे थे कि काफ़ी पहले आप लॉकडाउन करो, लेकिन लॉकडाउन का डिसीजन लेने में डिले किया। जब लॉकडाउन का डिसीजन लिया तब उन्होंने सब बंद किया, फेयर प्राइस शॉप्स, रेशन वाला शॉप, एसेंशियल कमोडिटीज़ का शॉप, सब बंद किया। उसका कारण ये हो गया कि बच्चों को मिल्क नहीं है, दूध नहीं है, खाने को नहीं है। ऐसी परिस्थिति, 2 दिन ऐसी परिस्थिति होने के बाद में हमने गवर्नर से भी अपील की और उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ के शॉप्स खोले गए। तो जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था उस तरह से हैंडल नहीं किया गया। हॉस्पिटल्स में थोड़ा डिले हो गया, हैंडलिंग ठीक से नहीं हुआ, डिसीजन लेने में डिले हो गया। और एक फेज जब गई तो सरकार एकदम रिलैक्स हो गई। सरकार ने दूसरी वेव के लिए फेस करने के लिए तैयारी भी नहीं की और इसका नतीजा हो गया कि जब दूसरा वेव आ गया तब इस बार दूसरे वेव में सिर्फ गरीब लोगों को ही सताया नहीं, इन्होंने तो मध्यम वर्ग को भी अपने चपेट में ले लिया, इन्होंने तो श्रीमंत लोगों को भी अपने चपेट में ले लिया। और हम देखते हैं अभी टोटल हमारे जो डेथ्स है वो 3000 के ऊपर पहुँचे। गोवा का पॉपुलेशन 15 लाख है। गोवा में बीच में पॉजिटिविटी रेट 51% था। पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में भी इतना रेट कभी नहीं हुआ किसी भी राज्य में, वो गोवा में 51% रेट हो गया। डेथ ऐसे हो गए कि 8-10 दिन बिना ऑक्सीजन, रात को 2 बजे से 6 बजे तक ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण डेथ्स हो गए। हर दिन 25-30 लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे थे। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया कि कल 26 लोग मर गए हैं, अब इसका इंक्वायरी हाईकोर्ट ने करना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट आ गया। हाईकोर्ट ने जब पूछा तो सरकार बोलने लगी कि हमारे पास एक्सपीरियंस ड्राइवर्स नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, वो बोलते थे ट्रैक्टर्स नहीं है। इस तरह का एक अत्यंत हमारे सामने एक भयानक चित्र खड़ा हो गया, जिसके कारण लोगों में घबराहट हो गई। लोग इस बार जो मरे वो क्यों मर गए? तो एक बेड्स लोगों को नहीं मिला हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं मिला। दूसरा, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज के कारण मर गए। तीसरा, ऑक्सीजन के कारण। सर, एक चीज ये तो रही कि मतलब जो वर्तमान की जो मौजूदा सरकार है ये उसकी कमियां रही। इस दरमियान आपकी पार्टी की तरफ से आपने ऐसा मतलब क्या किया लोगों की मदद के लिए? मैं इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जब यहाँ के लोगों से बात की और बीजेपी के जो आला कमान है उनका भी ये कहना है कि हमने बहुत लोगों की मदद की है। ऐसे में केजरीवाल साहब आते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी कोविड के समय पे यहाँ पे लोगों से नहीं मिली है, ना किसी तरीके से कोई मदद मुहैया कराई गई है। सिर्फ जो करी है केजरीवाल सरकार ने, जो भी मदद की है उन्हीं ने की है, उनके वॉलंटियर्स ने की है। हमारे कार्यकर्ता फील्ड में थे जी। जब पहला वेव आया था तब भी फील्ड में थे। दूसरा वेव आया यूथ कांग्रेस को तो हमारे सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। यूथ कांग्रेस ने तो 2 वैन से लॉन्च किया था। एक वैन ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, पहुंचाने के लिए, सिलेंडर्स लोगों को पहुंचाया। इन्होंने भेदभाव नहीं किया, कोई बीजेपी का है, कांग्रेस का है और किसी एमजी का है, ये भी नहीं देखा। जिसको इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत पड़ा उसको हमारे यूथ कांग्रेस के टीम ने ऑक्सीजन पहुंचाया। हमारे एनएसयूआई ने 2 वैन्स लॉन्च किए, एक वैक्सीनेशन के लिए लोगों को छोड़ने के लिए, दूसरा किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। मुझे जिसको भी कोविड पॉजिटिव आता है उसको लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाता था, हॉस्पिटल में जाने के लिए कौन लेके जाएगा, इसलिए एक एम्बुलेंस लॉन्च किया। दूसरा एम्बुलेंस वैक्सीनेशन के लिए, काफ़ी बूढ़े लोग रहते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तकलीफ होती है, उनको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाने का, छोड़ने का, वैक्सीनेशन होने के बाद वापस लाके जाने, इसलिए 2 वैन लॉन्च किया।
हमने काफ़ी लोगों को मदद किया। किसी को बेड चाहिए तो बेड के लिए फ़ोन करते थे लोग, ऑक्सीजन के लिए फ़ोन कर, जहाँ से भी कुछ हो सकता था वो पूरा कोशिश हमारी पार्टी के लोगों ने किया। सब जगह महिला कांग्रेस में तो खाना भी सप्लाई किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो बिला नायक है उसके नेतृत्व में तो काफ़ी महिला रास्ते पे आके उन्होंने, जिधर अभी भीड़ थी, बाहर लोग रहते हैं, रिश्तेदार बाहर खड़े रहते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, उनको खाना सप्लाई किया। ऐसे अलग अलग, किसी किधर पेशेंट्स के रिलेटिव्स रहते हैं उनको खाना दे दिया। ऐसा काम महिला कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी ये तो रहा कि खाने की तरीके से, इस तरीके से मदद की, आपके वॉलंटियर्स ने मदद की, युवा नेता उन्होंने की। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये सवाल पूछने का मेरा तात्पर्य इसलिए भी और बन जाता है, कहा जाता है गोवा की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। ऐसे में अभी जो हालात हैं, और केजरीवाल साहब आए, उन्होंने कहा कि गोवा के लिए वो बिजली फ्री कर देंगे। क्या सच में गोवा में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है? मैं बिजली का 8 साल मंत्री रह चुका। 8 साल बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे टाइम पे चालू हो गया है। अभी जो डायरेक्ट लाइन जो है कोल्हापुर से जो गोवा आती है, कोल्हापुर से थिवी में आती है, 400 kV का लाइन। पहले सप्लाई कैसा होता था, हमको 100 मेगावाट कर्नाटका से आता था और बाकी का 250-280 मेगावाट हमको कोल्हापुर से आता था। कुमार मंगलम उस टाइम पे पावर मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमको एक डायरेक्ट लाइन सैंक्शन कर दी। पूरा खर्चा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उठाया और उसके कारण आज गोवा को डायरेक्ट 400 kV लाइन थिवी में आके मिली। मैं जब पावर मिनिस्टर था तब सबसे पहले 60 पैसा पर यूनिट चार्ज था गरीब लोगों के लिए, जिसके घर में एक लाइट एक फैन रहता है उसको 60 पैसा पर यूनिट, और हमारा मिनिमम टैरिफ बाकी लोगों के लिए 1 रुपये से चालू होता था। जो डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट में नहीं था, लॉस में जाता था, उस डिपार्टमेंट में हमारे टाइम पे प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। हमने कंज्यूमर को एकदम आगे रखे, आँख के सामने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च किया। हमने मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी वैन्स चालू किया था गोवा में। जैसा पुलिस का रोबोट रहता है वैसा हमने 20 नॉर्थ को 20 साउथ को उनको वायरलेस नेटवर्क दिया था। किसी के घर में फ्लैट में लाइट बिजली जाती है तो उस नंबर को कॉल करने का, कंट्रोल रूम में जो वैन नज़दीक रहती है वो वैन उसके पास जाती है। हमने मोबाइल ट्रांसफॉर्मर्स चालू किया। मोबाइल ट्रांसफॉर्मर में ट्रॉली माउंटेड ट्रांसफॉर्मर्स रहते थे। अभी तुम्हारे घर के कॉलोनी का किधर का ट्रांसफॉर्मर फेल हो गया, वो रिपेयर करने में, निकालने में काफ़ी टाइम जाता है, तो उसके लिए हमने कहा 2 बजे रात को भी हो गया, 1 घंटे में वहाँ ट्रॉली माउंटेड ट्रांसफॉर्मर आता था, वो प्लग इन करते थे, उसका ये निकाल के इसको लगाते थे, वो चार्ज होता था, तो बिजली मिलती थी। 2 दिन में आप वो पुराना ट्रांसफॉर्मर रिपेयर करके फिक्स करते। इस टाइप के स्कीम्स हमने उस टाइम पे गोवा में फार्मर्स के लिए कुछ किया गया, क्योंकि उनका कहना है गोवा में ऐसा मार्जिनल फार्मर कम है। गोवा में आप जो भी देखते हैं यहाँ जो परिस्थिति बाहर है, मार्जिनल फार्मर में जिसका इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही वो अपना पूरा जीवन गुजारता है, ऐसी परिस्थिति गोवा में नहीं है। गोवा में जो फार्मर्स है वो वेल सेटल्ड फार्मर्स है, उतनी इस तरह की परिस्थिति नहीं है। लेकिन गोवा में बिजली का दाम पहले से ही कम था। ऐसा नहीं था बिजली का दाम कभी, अभी हमारे यहाँ उस टाइम पे रेजिडेंशियल रेट में जो क्या बोलते हैं डोमेस्टिक रेट था, मैक्सिमम रेट उस टाइम मैं था तब था, मैक्सिमम स्लैब 2 रुपया 60 पैसा रहता था, कमर्शियल का 3 रुपये पर यूनिट था। सीधे सीधे कहा जाए कि जो बिजली की जो समस्या जो बताई जा रही है उसको लेकर कांग्रेस पहले स्टार्ट कर चुकी है। ऐसे में एक चीज़ और आपसे, और लास्ट मैनिफेस्टो जो था इलेक्शन के 2017 में इलेक्शन में हमने कहा था जो नीडी है, एकदम जरूरत है, उसके बारे में सरकार बिजली का सेपरेट टैरिफ लाएगी, करेगी। जो नीडी है, सबको नहीं, जिसको एकदम जरूरत है। गोवा में उस टाइम का गोवा का रेट ऑफ लिटरेसी अच्छा है, गोवा का रेट ऑफ इनकम पर कैपिटा इनकम अच्छा है सब जगह से कंपेयर करके। गोवा पहले 5 राज्यों में आता है। तो जो इम्प्रेशन किया जाता है कि गोवा के लोग को बिजली की एकदम ये लगी है वो लगी है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी आता है बोलता है तो लोग सुनते हैं। आप अपोजिशन के लीडर हैं और आप मड़गांव से एमएलए भी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है वो जो उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो कितनी सही है या कितनी गलत है? अगर इस समय पे सत्ता में होते तो ऐसे क्या एक्शंस थे जो कोविड से उभरने के बाद जो आपकी पार्टी के द्वारा किए जाते हैं? इस सरकार ने
कोविड के मामले में ये सरकार पूरा फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली जनता में रोष है। आज भी आप जाके मिलो, जिनके घर में माता पिता गुजर गए हैं, उनके बच्चे हैं, किसी का हस्बैंड गया है, उसकी बीवी है, उनसे पूछो उनका क्या रिएक्शन है। मैं बोलता हूँ मैं तो अपोजिशन है, मेरा तो काम क्रिटिसाइज करने का ही रहता है, टीका करने का ही रहता है। आप उनसे जाके मिलो, उनको पूछो आपकी अपेक्षा क्या थी सरकार से, आपके लिए सरकार ने क्या किया, उसका उत्तर आपको उनसे मिलेगा। अभी हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे मिलते हैं, घर में किसी की डेथ हो गई तो उनको मिलने जाते हैं। कुछ इंसिडेंट बताइए ना सर, कुछ ऐसा जो आपने देखा हो। जिधर भी जाते हैं जिंदगी से मिले। सी इस कोविड के माहौल में मेरा खुद का OSD चला गया, रमाकांत वेल्लेकर करके मेरा OSD था, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो भी JMC में गया, वो भी वहाँ चला। ऐसे एक फैमिली की फैमिली चली गई। ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हो गए, माता गए, पिता गए, किसी का बच्चा गया है, किसी का पति गया है ना। सवाल क्या आता है कि इन सब का आक्रोश है कि हम बचा सकते थे, सरकार ठीक से हैंडल करती तो हम बच सकते थे, हमारे पिताजी बच सकते थे, हमारी माँ बच सकती थी। ये रोष है उनके इसमें। ये जो रोष की बात कर रहे हैं, क्या इस रोष को हमें 2022 में देखने को क्या मिलेगा इलेक्शन के समय पे? क्या कहें आप? इसीलिए मैं कहता हूँ, आप मैं कुछ कहता हूँ तो बोलेंगे हमारा काम तो कहने का ही है। आप जाइए उन माहौल में, आप उनसे मिलिए, उनसे आप सवाल कीजिए। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको जब आप उनसे मिलेगा, उनका क्या कहना है, उनका रोष 22 तक रहेगा, क्या रखता है उनको इस सरकार के बारे में, ये सरकार वापस आना चाहिए। जब हम लोगों के बीच में गए, हमने लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि भाई हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस के जो MLA थे वो BJP में चले गए थे, जिन्हें विपक्ष में होना चाहिए तो पक्ष में जाके बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए हैं। वो बात अलग है जी। आज के ज़माने में हर कोई अपना डिसीजन खुद लेता है जी, चाहे वो कांग्रेस का MLA हो, BJP का MLA हो, आम आदमी का हो, किसी भी पार्टी का हो। आप उसको बांध के नहीं रख सकते। आप कुछ भी करें, आप उसके साथ एग्रीमेंट करो, आप उसके साथ कुछ भी करो, लीगली आप उसको पकड़ के नहीं रख सकता है। अगर कोई जाना चाहता है तो आप किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे आदमी को चुन के लाएं जिसका इंटेग्रिटी ठीक है, जिसका रेपुटेशन ठीक है। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने इतना साल राज्य किया देश के ऊपर, आपने कभी सुने थे ऐसे? कांग्रेस ने कहा एक भी MLA नहीं है, वहाँ कांग्रेस के 20 MLA हो गए। एक भी MLA नहीं है, वहाँ कांग्रेस के 10 MLA हो गए। ऐसा कांग्रेस ने कभी किधर नहीं किया। ये आज जो चल रहा है, ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी ऐसी लगती नहीं है। अभी आज कल का इंसिडेंट देखो आप, वो पेगासस करके जो इजराइल का सॉफ्टवेयर आया है, वो ये भयानक है। ये जो आज हमने पढ़ा सुना, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी उसके ऊपर, इससे किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता है, किसी के ऊपर स्नूपिंग हो सकती है, सब डिटेल्स उसको मिल सकते हैं। ये कभी ऐसा बात कभी पहले हुई नहीं थी। वो भी किससे? इजराइल जैसे राष्ट्र से आप यहाँ मांग के यहाँ ला के सब ये करते हैं। उसमें रिपोर्टर्स के ऊपर भी है, उसमें यूनियन मिनिस्टर्स भी है, ओपोजिशन लीडर्स भी है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स भी है, जुडिशरी भी। ये एकदम भयानक है। लोकशाही के लिए अच्छा नहीं है, ये लोकशाही के लिए हानिकारक है। 2 दिन पहले गोवा में एक इंसिडेंट हो, एक कलाकार था राजदीप नायक करके, जो अच्छे अपनी कला से लोगों को ये करता था। उसने एक वीडियो डाला कि सरकार ने जो स्कीम की है 10,000 वन टाइम सेटलमेंट कलाकार के लिए देने के लिए। उन्होंने कहा 10,000 क्यों हमको देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है 10,000, हमको काम दो। 10,000 में क्या आएगा, हम स्वाभिमानी कलाकार हैं, हमको ऐसा आप ह्यूमिलिएट मत करो। आपको देने का है तो हमको काम, हम कष्ट करके काम करके कुछ कमाएंगे। तो रात को उसकी गाड़ी थोड़ी फोड़ गई, गाड़ी उसकी फोड़ी उन्होंने, ग्लास भी सब तोड़े। तो ये क्या है? ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, इसमें आप हर एक का आवाज़ दबाना चाहते हैं। ऐसा एक माहौल आज सब जगह पे हो गया है, जो गोवा में भी चल रहा है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि कमिंग इलेक्शंस में आपकी पार्टी कितनी सीट्स लाने वाली है, या कोई अलायंस किसी पार्टी के साथ? हमारी पार्टी गोवा में सब जगह पे काफ़ी मजबूत है जी। हमारे पार्टी का वोट बैंक सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 के 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की वोट बैंक है, कांग्रेस का वोटर है, चाहे वो 4,000 हो 5,000 हो। लेकिन पार्लियामेंट में जब हमारा इलेक्शन हुआ था लास्ट, तो हमारे कैंडिडेट को ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 6,000 वोट मिल गए जहाँ लोग बोलते थे कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं है।
दैट मीन्स कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, कांग्रेस का वोटर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गोवा छोटा होने के कारण थोड़ा कैंडिडेट्स को थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, कैंडिडेट्स के खुद के कुछ वोट रहते हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो हमारी तरफ से हमको लगता है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर सत्ता में आने की कोशिश करेगी, और अगर किसी से भी बात करने का है तो हमारी जो दिल्ली में लीडरशिप है वो सब सिचुएशन देख के उस टाइम पे डिसीजन लेगी। जो डिसीजन मेकिंग जो है वो आला कमान मतलब दिल्ली से होगी। ऐसे में आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप दिग्गज नेता रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि कमिंग इलेक्शंस में आपको एज अ सीएम कैंडिडेट हम देखेंगे क्या आपको? कांग्रेस की एक नीति रहती है जी, कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, ये सब हाईकमांड डेलिब्रेशंस करके डिसाइड करती है, वही डिसीजन लेती है। मैं 2007 में मैं मुख्यमंत्री बना, तब मैं मुख्यमंत्री पद के रेस में भी नहीं था, मेरा नाम भी नहीं चला था। अगर कोई कहता कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हो तो सब उसको इसमें लगाते थे। लेकिन उस इलेक्शन के बाद पार्टी ने डिसीजन दिया कि दिगंबर कामत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मैं मुख्यमंत्री बन गया। एक्चुअली मेरा नाम रेस में भी नहीं था, मैं किसी को जाके मिला भी नहीं था, मैं ऑब्जर्वर्स को मिलके वापस घर जा रहा था, तब मुझे फ़ोन आ गया कि वापस आ जाओ, पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसा सिचुएशन रहता है। सो जो आला कमान जो डिसाइड करेगी वही सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सर इतना कीमती समय देने के लिए। अब बाकी अब देखना होगा कि इलेक्शंस के समय पे क्या रिजल्ट आएंगे और कौन किस पे कितना हावी होने वाला है और सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नित्य समय। मैं धर्मेंद्र, गोवा से कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ।